हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू आर सेफ, enjoying your life at home, enjoying this lockdown also by studying at home, spending time with family, eating good food, right? खुश हो सारे, पढ़ाई करते रहो, लेकिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, घर पे रहो, सेफ रहो, इधर उधर मत जाओ, पढ़ाई भी करते रहो। अब लिंक बना लो, 11th में हो गए, अब साइंस में थोड़ा सा इजी है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा साथ में, ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास। दिस इज क्लास नंबर 6 एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज रेडियो एक्टिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन लेवल के लिए। सीबीएसई में नहीं आता, पर कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पता होना चाहिए, और यहां से एक हमें नई चीज मिलेगी जिससे आगे चल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कई चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आएंगी आज के टॉपिक में से, देखना ध्यान से। तो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, ओके, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी कुछ ऐसे है, इसका मतलब होता है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, द फिनोमिनन ऑफ spontaneous emission of some radiations from substance, certain substance, not every, is called radioactivity, and such substances are called radioactive substance। लिख लो डेफिनेशन, फिर आगे चलते हैं, समझाता हूं क्या होता है। डेफिनेशन लिखने से ना उसकी बातें सारी उसमें से क्लियर होनी शुरू हो जाती है। क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं नेचर में जो कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब है वो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, कोई बाहर से नहीं कंट्रोल कर सकता भी वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। और वो कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, रेडिएशंस में आपको फाइंड करके बताऊंगा कौन सी रेडिएशंस होती हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं साइंस में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, राइट। फिजिक्स में भी ये टॉपिक आता है, केमिस्ट्री में तो आ ही रहा है, और साइंस में कह सकते हो, फिजिक्स में कह सकते हो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और फिनोमेनन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, राइट। आगे इसकी भी टाइप्स है, नेचुरल, जो अपने आप छोड़ते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जिनको बाहर से ट्रिगर करवा के बनाया जाता है भी वो छोड़ना शुरू कर दें, वो इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी में आता है। चलो वो बात की बात है, फिलहाल आप नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में सुनो। तो होते हैं, आप पूछोगे कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे धीरे धीरे, बस आप सुनते रहो। कौन रेडियो एक्टिव है वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हुआ क्या, ये एक पुरानी बात है। 1896 में कैसे पता चला रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी बेक्वेल। लिखना नहीं, सुन लीजिए पहले, अब नहीं लिखना, वो डेफिनेशन लिखनी थी बस। क्या था साइंटिस्ट का नाम, हेनरी बेक्वेल। हेनरी बेक्वेल ने बताया, हेनरी बेक्वेल कुछ चीजों को स्टडी कर रहा था, तो उसने देखा उसके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट थी। क्या थी, फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट को वो अपने ड्रॉर में ऐसे ही छोड़ के चला गया। फोटोग्राफिक प्लेट रैप भी थी। फोटोग्राफिक प्लेट वो होती है जिसपे हम लाइट पड़ती है तो वो डेवलप हो जाती है, उसे फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पैक थी एक पेपर के अंदर, और
एल्यूमिनियम की फॉइल भी थी उसके साथ पास। तो जब वो उसने ड्रॉर खोला और देखा तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पॉट्स बने हुए थे। तो उसने सोचा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट में स्पॉट्स कैसे आ गए, क्योंकि स्पॉट्स आने के लिए तो उसके ऊपर लाइट पड़नी जरूरी है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ रेडिएशंस पड़नी जरूरी है। फिर उसने देखा भी वो तो जो ड्रॉर है वो बिल्कुल बंद है, उसको रैप भी है एक पेपर के अंदर, और फिर भी उसके ऊपर रेडिएशंस पड़ गई। लेकिन उसने नोटिस किया भी उसके पास में, ये फोटोग्राफिक प्लेट के पास में ही कुछ सॉल्ट्स पड़े थे, एक सॉल्ट था उनमें से यूरेनियम का सॉल्ट। यूरेनियम का सॉल्ट था, उसका नाम था K2UO2SO4 ट्वाइस। इसका नाम था पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। क्या नाम था सॉल्ट का? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। ये सॉल्ट में से कुछ रेडिएशंस, अब ये सॉल्ट में से कुछ रेडिएशंस निकली। तो अब उसने, हेनरी बेक्वेल ने सोचा भी इस ड्रॉर के अंदर लाइट तो आनी नहीं, सॉल्ट पड़ा था और उसके ऊपर एक साथ में एक फोटोग्राफिक फिल्म थी, प्लेट थी, और फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो ब्लैक पेपर में रैप थी, रैप मतलब कवर करी हुई थी। तो जब उसने सोचा कि अब लाइट तो आनी नहीं, इसका मतलब है सॉल्ट में से कुछ रेडिएशंस निकली, तो फिर वो सोचने लग गया रेडिएशंस किसकी वजह से हैं, पोटेशियम की वजह से, कि यूरेनियम की वजह से, कि सल्फर की वजह से, कि ऑक्सीजन की वजह से। तो उसे पता चला भी ये जो रेडिएशंस निकली हैं वो निकली हैं किसकी वजह से? यूरेनियम की वजह से। आपको एक और बात बताता हूं मजे की, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, भूलना नहीं। जितने भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, 82 लेड है, वो सभी के सभी कुछ एक्टिव रेडिएशन छोड़ते हैं, और वो रेडिएशन छोड़ते हैं तो वो होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और फिनोमेना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। क्या बताया मैंने? जितने भी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ग्रेटर देन 82। 82 में कौन है? क्या बताया अभी? पीबी। पीबी मतलब लेड। जेड किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को। जितने भी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है वो सारे के सारे क्या है? क्या बताया? रेडियो एक्टिव है। और फिनोमेना को क्या बोला? रेडियो एक्टिविटी। तो ये पता चल गया हेनरी बेक्वेल को भी ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, इसीलिए इसे स्पॉन्टेनियस फ्लूइड बोला। और रेडिएशंस जो छोड़ते हैं उनमें उन सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, और फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। राइट? इतनी बात क्लियर होगी सबको? अच्छा, तो किसने की खोज इसकी रेडियो एक्टिविटी की? हेनरी बेक्वेल ने। क्या कर रहा था वो? सॉल्ट्स को स्टडी कर रहा था। कौन सा सॉल्ट था? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। उसने रख दिया। हाँ, तो उसको ये पता लग गया कि इस सॉल्ट में से जो रेडिएशन निकली है उन रेडिएशंस ने ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट किया और फिर फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट किया। रेडिएशन जो निकली उन्होंने ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट किया और फिर फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंस कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, इसीलिए इन सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और बाद में ये पता चल गया कि जितने भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है वो सारे के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव है, और फिनोमेनन हो गया रेडियो एक्टिविटी। अब बाद में इन जो रेडिएशंस को स्टडी किया गया, ये रेडिएशन होती कैसे है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? रेडियो एक्टिविटी किसे बोलते हैं, किसने डिस्कवरी की, कौन सा सॉल्ट था? चलिए, अब ये रेडिएशंस कैसी होती हैं, कैसे स्टडी हुआ, देखना ध्यान से। तो इन रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए स्टडी किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने रेडिएशंस को स्टडी किया। बाद में इनमें से एक रेडिएशंस को यूज करके उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। जो रेडिएशंस निकली रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से उसको स्टडी किया रदरफोर्ड में, और रदरफोर्ड ने उनमें से एक रेडिएशन को यूज करके क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। वो आपको अगली क्लास में सिखाएंगे कैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेडियोएक्टिविटी में से एक रेडिएशंस निकल के आई जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई।
अगर आपको रेडिएशन नहीं समझ में आएगा तो आपको आधी बात समझ में नहीं आएगी, तो मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके ओके, चलिए आगे। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था, तो मैंने क्या किया, ये एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक बना हुआ है लेड का। क्या कर रहा हूं मैं, आई एम ट्राइंग टू स्टडी द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। व्हाट इज द टॉपिक? स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो मैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो ये मैंने ले लिया एक लेड का ब्लॉक, लेड की कैविटी भी बोल सकते हैं। कैविटी क्या, क्योंकि एक गुफा जैसे बनाई है। अब बोलोगे सर लेड की ही क्यों बनाई, किसी और एलिमेंट की क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमने नोटिस किया अगर हम कोई और एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम यूज किया, तो ये रेडिएशन एल्युमिनियम को पेनिट्रेट करके बाहर निकल गई। तो हमें ये यहाँ पे चाहिए एक स्लिट। स्लिट का मतलब है, अच्छा इसके सेंटर में हमने प्लेस किया यूरेनियम को। किसको प्लेस किया? यूरेनियम। तो ये किसका ब्लॉक है? यूरेनियम का। यूरेनियम मास नंबर 235, एटॉमिक नंबर 92। चलिए वो बाद में समझा देंगे। हाँ, तो इसमें से रेडिएशन निकली। ये क्या बन गई? छोटी सी स्लिट बन गई। स्लिट समझ गए ना? होल। होल मतलब जिसमें से रेडिएशंस पास कर सकती हैं। नैरो स्लिट है ना? तो ये नैरो बीम आ रही है। नैरो बीम किसकी? नैरो बीम रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की नैरो बीम आ रही है। इसको और हमने शार्प करने के लिए एक और स्लिट बना दी। कुछ भी नहीं है, जैसे एक बल्ब की लाइट निकल रही है, वो जा रही है, फैल रही है, तो मैंने वहां पे एक होल बना दिया ताकि उसमें से सिर्फ लाइट पास करे, तो बस उस होल को नाम दे दिया स्लिट का। ठीक है, तो एक होल, एक मोरी छेद बोलेंगे जिसमें से लाइट पास करे, दैट इज कॉल्ड स्लिट। तो स्लिट में से रेडियोएक्टिव रेडिएशन पास करें। अब रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को नोटिस करने के लिए हमने एक स्क्रीन लगाई। स्क्रीन लगाई हमने फोटोग्राफिक प्लेट की। दिस इज अ स्क्रीन। किससे बनी हुई है? मेड अप ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। स्क्रीन बनी हुई है फोटोग्राफिक प्लेट की। या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड विच इज अ फ्लोरोसेंट मटीरियल। फ्लोरोसेंट मटीरियल। तो ये जो स्क्रीन बनी हुई है वो फोटोग्राफिक की बनी हुई है या जिंक सल्फाइड की बनी हुई है? वैसे फोटोग्राफिक प्लेट ही हम प्रेफर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये बीम अगर हम एज इट इज पास करें तो ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यहां पे जाके अपनी इमेज बनाएंगे, स्पॉट बनाएंगे, यहां स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर इस फोटोग्राफिक प्लेट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडिएशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने देखा, क्या देखा भी, कुछ रेडिएशंस ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, कुछ रेडिएशन नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ये थोड़ी कम, ये थोड़ी ज्यादा, कम थोड़ी ऐसे बना दो। कुछ इतनी डिफ्लेक्ट हुई, कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ स्ट्रेट भी गई। राइट, मैं दोबारा समझा रहा हूं। लेड की कैविटी है, कैविटी मतलब जिसमें से एक नैरो बीम निकल रही है, एक शार्प बीम, नैरो शार्प बीम, नैरो की जगह शार्प ज्यादा वर्ड एप्रोप्रिएट है, शार्प बीम है। और वो शार्प बीम को और शार्प करने के लिए एक और स्लिट है, वन मोर स्लिट इज देयर। स्लिट मतलब होल होता है एक प्रकार का। तो इस स्लिट में से जब पास करी तो बाकी वाली रेडिएशन अब्सॉर्ब हो गई होगी, है ना? ये जो इधर उधर जा रही है वो सारी अब्सॉर्ब होगी। समझाया था ना मैंने? ये जो लेड है वो सबको अब्सॉर्ब कर लेगा, सिर्फ ये वाली हमें चाहिए। तो ये वाली शार्प बीम जो निकली और एक और नैरो से पास किया, फिर उसे पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से। पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगा के बैटरी से जोड़ दिया, तो दो प्लेट्स लगा के दो टर्मिनल बैटरी के से जोड़ दिया, उससे हमें पता चलेगा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब क्या देखा हमने भी एक जो बीम है वो गई पॉजिटिव, एक बीम डिफ्लेक्ट हुई पॉजिटिव साइड पे, एक डिफ्लेक्ट हुई नेगेटिव साइड पे और एक चलेगी सीधी। ये मैंने फिर गड़बड़ कर दी, जो पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्ट हुई वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई ज्यादा अमाउंट से, जो नेगेटिव साइड डिफ्लेक्ट हुई वो कम अमाउंट से डिफ्लेक्ट हुई और जो कुछ स्ट्रेट चलेगी। तो जो पॉजिटिव साइड से गई वो पक्का कौन से पार्टिकल्स रहे होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें कौन से पार्टिकल रहे होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ये जो पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्ट हुए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल्स का। क्या सिंबल है ये, बीटा पार्टिकल। सुना होगा आपने, एक सिंबल है बी जैसा, ग्रीक सिंबल है ये, बी के पीछे से टांग खींच देते हैं तो बीटा पार्टिकल। जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड गई यानी कि न्यूट्रल जो थे, न्यूट्रल स्पॉट यहां पे भी बना, स्पॉट यहां भी बना, स्पॉट यहां भी बना, स्पॉट यहां भी बना, तो जो न्यूट्रल किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुए उन्हें नाम दिया गया गामा रेस का। किसका नाम दिया गया, गामा रेस। गामा का सिंबल ये होता है। और जो नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्ट हुए उनको नाम दिया गया कौन सा, अल्फा रेस का, अल्फा रेस। हाँ, तो ये सिंबल है अल्फा। तो हाँ, ये हो गए न्यूट्रल और ये हो गए कौन से चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो इससे पता चल गया नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट होने वाले पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट होने वाले नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज का नाम रखा गया बीटा पार्टिकल्स, पॉजिटिव का नाम रखा गया अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रल का नाम रखा गया गामा रेस। तो तीन प्रकार की रेडिएशंस निकली। इन अल्फा रेस को रदरफोर्ड ने बाद में इस्तेमाल करके 1916 में जाके उसने डिस्कवरी की, किसकी, न्यूक्लियस की, राइट। वो आपको अगली क्लास में सिखाएंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अल्फा रेस को स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉइल के साथ और फिर डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। तो इसीलिए जरूरी है। तो तीन प्रकार की रेडिएशन हुई, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तभी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, गामा जो है वो न्यूट्रल है तभी अनडिफ्लेक्टेड गई और अल्फा जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तभी डिफ्लेक्ट हुई। कहां पे, कहां पे, नेगेटिव प्लेट पे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक शार्प बीम है, फिर एक स्लिट से पास किया, लेड कैविटी के अंदर रखा यूरेनियम को और तीन प्रकार की रेडिएशन हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे मिली, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। कर लीजिए, नोट बना लीजिए ये सारा क्या हो रहा है, फिर आगे समझाता हूं इसमें। चलिए, तो आपको इतना बेसिक आइडिया हो गया होगा ये क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा रेज मिल रही है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो समझाते हैं आपको, फिर आगे क्या हो वो बताते हैं। ठीक है जी, बनाइए आपने ये सारा सेटअप, आपको समझ में आ गया। चलिए, अब यही मैं समझाता हूं। इसमें से तीन रेस मिली हमें, एक अल्फा रेस। तो अल्फा रेस में देखा गया कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका मास है 4, चार्ज है 2, तो उसे 4-2 बोला गया। वो मिले हीलियम न्यूक्लियस के बराबर। किसके बराबर, हीलियम न्यूक्लियस। तो आप अल्फा रेस को हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। फिर एक बीटा रेस निकली जो नेगेटिवली चार्ज थी, देखा गया उनका मास 0, चार्ज -1, वो है इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, दे आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स। गामा रेस का देखा गया 0 चार्ज 0 मास,
गामा के लिए क्या हुआ, 0 चार्ज 0 मास। तो देखा गया कि उनके लिए सिर्फ एनर्जी थी, चार्ज भी 0 और मास भी 0। ओनली एनर्जेटिक रेडिएशंस, सिर्फ क्या थी, एनर्जेटिक रेडिएशंस, चार्ज भी 0 और मास भी 0। किसका किसका, गामा रेज का। तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, चार्ज 0 मास 0। अल्फा का हीलियम न्यूक्लियस 4,2He, गामा बीटा का 0-1 इलेक्ट्रॉन, गामा का 0 चार्ज 0 मास, ओनली एनर्जेटिक रेडिएशंस। तो ये बन के आया अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के बारे में, चार्ज और मास। ये हमें फाइंड करके पता चला, राइट। अब एक और चीज फाइंड की गई भी, जो अल्फा रेज है वो आपको पता चली गया भी वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तभी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुई। क्लियर है। अब अल्फा जो है वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है, उनका चार्ज और मास, ये आपको समझ आ गया, 4,2He से डिनोट करोगे। बीटा का मास कम है, इसीलिए उनकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई, इसीलिए मैंने समझाया था कि ज्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो कौन सी वाली है, बीटा। बीटा का चार्ज और मास किसके बराबर निकला, इलेक्ट्रॉन के बराबर निकला, 0-1। गामा का ना तो चार्ज ना तो मास, इसका मतलब वो सिर्फ एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं जो न्यूक्लियस से निकलती है, मतलब रेडिएटिव न्यूक्लियस, रेडिएटिव टूटता है ना सब्सटेंस, तो वही निकलती है, और ना ही चार्ज है ना मास है, तो उसे क्या कह सकते हो, एनर्जेटिक रेडिएशंस कह सकते हो। एक और चीज पता चली भी, इन तीनों की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। कौन सी पावर, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग का मतलब है भी किसी चीज को पेनिट्रेट करके निकल जाना, किसी चीज को पियर्स करके आगे चले जाना, दैट पावर इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज तो इस ऑर्डर में है, अल्फा से 100 टाइम्स ज्यादा है बीटा की, और 1000 टाइम्स ज्यादा है गामा की। मतलब गामा की 10 टाइम्स ज्यादा है बीटा से। मतलब जितनी थिकनेस को अल्फा रेज पेनिट्रेट करेंगे, अगर मान लो अल्फा रेज 1 मिलीमीटर शीट को पेनिट्रेट कर सकती है, शीट समझते ना, जैसे ये पेपर की शीट है, मान लो अगर अल्फा रेज 1 मिलीमीटर शीट को पेनिट्रेट कर सकती है, तो बीटा इससे 100 गुना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, और गामा इससे 1000 गुना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है। तो बीटा की, गामा की बीटा के कंपैरेटिवली कितनी, 10 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज is 1000 times alpha rays, and penetrating power of beta rays is 100 times alpha rays। तो बस आपको समझ आ जाएगा गामा की 10 गुना ज्यादा एज कंपेयर टू अल्फा से। तो इसका मतलब ये हो गया कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो अल्फा का कम है, बीटा का ज्यादा है, गामा का और ज्यादा। बेसिकली जितना मास ज्यादा होता है उतनी पेनिट्रेशन कम होती है। तो अल्फा हैवी है तो उनकी पेनिट्रेशन कम है, बीटा लाइट है तो पेनिट्रेशन ज्यादा है, गामा का बिल्कुल मास नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, तो उनकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है। ये क्या है, तीनों रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो बस यही था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर इससे रिलेटेड न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो आपको बाद में समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी में ये निकल के आया, किसने डिस्कवर किया, हेनरी बेक्वेल ने 1896 में, 1896 में। क्या देखा उसने भी, कुछ यूरेनियम के सॉल्ट हैं, क्या नाम था, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, K2UO2SO4 ट्वाइस। वो सॉल्ट क्या करता है, कुछ रेडिएशन छोड़ता है जो ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके एक फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती है। तो हेनरी बेक्वेल को समझ में आ गया भी इस सॉल्ट में से कुछ रेडिएशन निकली, तो किसकी वजह से निकली, यूरेनियम की वजह से। तो मैंने आपको एक और नई बात बता दी भी, जितने भी एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा, वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। ऑल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर
ग्रेटर देन 82 आर रेडियो एक्टिव, तो वो रेडियो एक्टिव है उनसे ज्यादा। फिर 3 तरह के रेडिएशन है वो एक्सपेरिमेंट किया हेनरी बेक्वेल ने। तो लेड कैविटी में से यूरेनियम का एलिमेंट रखा, रेडिएशंस निकली, उसकी शार्प बीम बनाई, फिर एक होल से पास की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो स्पॉट सिर्फ सेंटर में बना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो 3 अलग अलग स्पॉट बने। तो 3 स्पॉट से पता चला कि 3 प्रकार की रेडिएशंस हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बोले न्यूक्लियस का नाम दिया गया। बीटा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, गामा के अंदर ना चार्ज है ना मास है, वो एनर्जेटिक रेडिएशंस है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे यूज करके रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, मतलब अल्फा अभी आपको आगे कंटिन्यूटी में आने वाला है। हाँ, फिर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी है। हाँ, तो ये फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर ये उनका नोटिस किया गया। पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो अल्फा की कम है, बीटा की ज्यादा है, गामा की सबसे ज्यादा है। बीटा की है 100 टाइम्स अल्फा रेज से और गामा की है 1000 टाइम्स अल्फा रेज से। राइट, तो आज की क्लास का सारा समझ में आ गया। ठीक है जी, पढ़ते रहिए ऐसे ही कंटिन्यूटी में। ये लेक्चर नंबर 6 है। इसे समझने के लिए पहले फर्स्ट 5 लेक्चर्स क्लियर कीजिए तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में सारे स्टेप बाय स्टेप अपलोडेड है, आप वहां पे जाइए YouTube में, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक बाय टॉपिक पड़े हैं। राइट, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो नई नोटिफिकेशंस हैं वो भी आती रहेंगी, जो कुछ नया अपलोड करेंगे। ओके, और देखते रहिए लेक्चर्स को, सुनते रहिए। राइट, सेफ रहिए, घर पे रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वेरी गुड।